अपने साथियों के साथ अपनी जाति और अपनी बिरादरी को साझा करने से डरता है। आपको ध्यान होगा, जब आपसे आह्वान किया गया था तब हमने आपसे बोला था कि आप अपने परिवार को भी लेकर के आइए, अपने बच्चों को भी लेकर के आइए। अदरवाइज आपके बच्चों को यह भी पता नहीं चलेगा कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। जिस तरीके से कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलना चाहिए? मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। आप जाति खत्म कर दीजिए, भेदभाव खत्म कर दीजिए। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। हमारे समाज का व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सिविल जज? आखिर ऐसे सिविल जज की क्या पात्रता है जो हमारा व्यक्ति नहीं बन सकता? हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज की बेटियां क्लेट क्लियर करने के बाद में दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं। उसके बाद एग्जाम दे करके बड़े बड़ी सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पासिंग मार्क्स 75% से ऊपर है। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि जिस तरीके से जुडिशरी से, न्यायपालिका से आपका बीज समाप्त किया जा रहा है, बीज समझते हो ना आप, कि जब हमारा बेटा सिविल जज बनेगा तभी वो हाईकोर्ट जज तक पहुंचेगा, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। तो आपने अगर बीज ही नष्ट कर दिया तो आप करोगे क्या? न्याय की उम्मीद किससे करोगे? अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल कितने जस्टिस गवाही आ जाएंगे हमारे लिए, हमारे समाज की बात करने वाले? कोई बनेगा क्या? इसलिए मैं बोल रहा था कि ये हमारी आखिरी पीढ़ी है, और इस पीढ़ी के लिए लड़ने का जो दायित्व है वो सिर्फ हमारा है, और हम ही इसके लिए लड़ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने समाज को, अपनी जाति को छिपाने का प्रयास करते हैं। अपनी जात बताने में बहुत डर लगता है उनको। जिलों से आप लोग आए हो, तहसील और ब्लॉक स्तर पे आप काम करते हो, आपने देखा होगा यदि आपका बॉस अनरिजर्व्ड हो तो वो बिल्कुल आपका बहुत जरूरी है।
बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं और कई बार अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हो चुके हैं। अभी राजगढ़ में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम लोगों ने आपस में बातचीत करी थी। मेरी बातचीत का जो सारांश है वो सारांश यही है कि हमें अपना अस्तित्व कैसे बचाना है, हम अपने अस्तित्व को कैसे बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय कंसोटिया सर जी मेरे प्रशासनिक गुरु भी रहे हैं, वो मेरे कलेक्टर भी रहे, वो मेरे कमिश्नर भी रहे और आज मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनके साथ काम करने का, उनके माध्यम काम करने का एक बार फिर मौका मिला। जहां तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे, लेकिन यही जब रिटायरमेंट के बाद जब आपके सामने राजनीति में उतरेंगे तब आपके व्यक्तिगत कारण उनके सार्वजनिक जीवन में रोड़ा बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं हम लोग कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ हमेशा से बदले की भावना से काम नहीं हुआ है? उसको प्रमोशन ना मिले, आरक्षण न मिले। 2012 में मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे कैसे किसी को रोका जाता है। 2012 में एक क्लास 1 ऑफिसर को क्रमोन्नति वेतन पदोन्नति मिल रही थी, वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनने वाला था। तो सबसे पहले ये कहा गया कि इनकी 2 ACR नहीं मिली है, 2 ACR नहीं मिली, उनकी पदोन्नति रोक दी गई, परिभ्रमण में चली गई फाइल। 2 साल बाद जब उनकी ACR किसी तरीके से उसने पहुंचा करके मिलवाई, तो नेक्स्ट जब तक उसको एक शोकाज नोटिस दे दिया गया नियम 16 के तहत कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और आप कल्पना करिए 2012 से लेकर के आज तक 2025 तक उस बंदे की उस शोकाज नोटिस का निराकरण नहीं हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए किया गया कि उस डिपार्टमेंट में मात्र 3 लोग थे उसके पद के लोग, और उनको ये मालूम था कि अगर ये चौथा व्यक्ति आ गया तो इसको एक इम्पोर्टेंट पद मिल जाएगा, और उस इम्पोर्टेंट पद को अगर मिल गया, उसका अगर कोई तैयार हो गया कोई आदमी प्रतिद्वंदी, तो किसी और का नुकसान हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए 12 साल से उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, तरह तरह की जांचें चालू की जाती है। ये एक जगह नहीं हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको कोई लड़ाई लड़नी या युद्ध लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है, और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं, और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने 1000 रुपये, इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है।
पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में कि हमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।